अगर आपने इस नागपुरी सेट को सॉल्व कर दिया तो जेएसएससी सीजीएल इस बार मुट्ठी में। तो चलिए क्वेश्चन है, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखित पुस्तक नागपुरी लोक साहित्य में डमकच कर गीत कितना आहे? ऑप्शन नंबर ए है 32, दूसरा है 12, तीसरा 19 और चौथा है 42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुआ तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो, ना मायूस हो, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इसी के साथ आपका एडी झारखंड क्लासेस में स्वागत है और यह है नागपुरी सेट 22। और आप लोग अभी तक नागपुरी सेट जो 21 तक नहीं लगाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप एडी झारखंड क्लासेस सर्च करें और ये टोटल सेट को लगाएं। और फिर नागपुरी लोक साहित्य का वन लाइनर और एमसीक्यू भी है, उन्हें भी लगाएं। अगर आपने इस सेट को पूरे लगा लिया पूरे अच्छे ढंग से तो आपका सीजीएल मुट्ठी में। इस सेट से यह पता चलेगा कि आप कितना अभी तक प्रिपरेशन किए हैं, ठीक है ना। यह सेट बहुत ही हार्ड सेट है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका क्वालिटी कैसा है क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए अभी हम इसी के साथ जो है यहाँ देखिए, ये जो है नागपुरी का यह सेट बना लिया तो जेएसएससी सीजीएल मुट्ठी में, ठीक है। यह सेट बना लिया, जितने भी सारा सेट है, लेकिन ये सेट औरों से टफ है ना। लेकिन आप लोग के लिए कुछ नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये नागपुरी 22 नंबर सेट है जो कि स्पेशल फॉर सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल और 11th जेपीएससी के लिए है। और ये सब के लिए है ही 12th लेवल 10th लेवल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, है ना, जरूर। बिकॉज एक सेट बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन कवि को नागपुरी लोक कथा साहित्य पर साहित्य तथा सांस्कृतिक अध्ययन नामक शोध प्रबंध के लिए पीएचडी रांची की उपाधि मिली है? किसका उपाधि मिला है? साहित्य तथा सांस्कृतिक अध्ययन नामक शोध प्रबंध के लिए पीएचडी रांची की उपाधि निम्न में से किसको मिला है, ये आप बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है कलावती ओहदार, यहाँ उधार नहीं होगा, ओहदार होगा, ठीक है, ओहदार। दूसरा सुश्री दुलू फ्रांसिस भेंगरा, तीसरा पीटर शांति नौरंगी और चौथा ऑप्शन है योगेंद्र नाथ तिवारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए लोक कथा है यहाँ, नागपुरी लोक कथा साहित्य पर, यानी लोक कथा साहित्य है यहाँ, याद रखिएगा, ये पठन को याद रखिएगा। इनको क्या मिला है, साहित्य सांस्कृतिक के अध्ययन पर पीएचडी की उपाधि, पीएचडी रांची को उपाधि मिली है नागपुरी लोक कथा साहित्य पर, ठीक है। किनको? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। किनको मिला है? सुश्री दुलू फ्रांसिस भेंगरा को ये पीएचडी रांची की उपाधि मिली है, जो कि साहित्य एवं सांस्कृतिक के अध्ययन किए हैं नागपुरी लोक कथा साहित्य पर, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न देवल में से कौन कवि को नागपुरी लोकगीतों का, नागपुरी यहाँ लोकगीत है, याद रखिएगा, वहाँ लोक कथा था, यहाँ लोकगीत है ना। ये सब बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आप लोग अभी तक कोई भी यूट्यूब का कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा, कहीं नहीं देखे होंगे ये क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी बुक में नहीं देखे होंगे, कहीं कुछ नहीं। ये डीपली बुक को पढ़कर ही निकाला गया है, ठीक ना। ये जो है भुवनेश्वर अनुज का बुक है, वहीं से डीपली पढ़कर ही ये निकाला गया है, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। तो ये सब सारे वीवीआई प्रश्न हैं, है ना। देखिए यहाँ निम्न देवल में से कौन कवि नागपुरी लोकगीतों का साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन के लिए पीएचडी रांची की उपाधि मिली है, यानी कि नागपुरी लोकगीत का जो सांस्कृतिक और साहित्यिक अध्ययन होता है उस पर शोध किए और उनको पीएचडी की उपाधि मिली, वह निम्न में से कवि कौन है जिनको यह उपाधि मिला है? ऑप्शन नंबर पहला है शारदा प्रसाद शर्मा, जो कि इनको कवि रत्न बोला जाता है, नागपुरियों कवि का कवि रत्न किन्हें बोला जाता है? शारदा प्रसाद शर्मा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा है सुश्री दुलू फ्रांसिसी भेंगरा, यहाँ फ्रांसिस भेंगरा है, ऊपर वाला नाम सही था, भेंगरा है, भेंगरा नहीं है, मिसप्रिंट थोड़ा लिखा जाता है। तीसरा कलावती ओहदार और चौथा 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, है ना। और अगर नहीं पता हो तो अपना होमवर्क वाला कॉपी रखे हैं कि नहीं,
आपको हमेशा से बोलते आ रहे हैं, जब भी एडी झारखंड क्लासेस के साथ आप सेट लगाने बैठे तो एक कॉपी जरूर लेकर बैठे और एक पेन, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेट मिलेंगे जो कि आप नहीं जान रहे हो तो उसे नोट कर लेंगे, है ना, आपको सुविधा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा, क्या होती है नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कलावती ओहदार जो है, ओहदार है कलावती ओहदार, ठीक है, कलावती ओहदार, ये जो लिखे हैं इनको नागपुरी लोकगीत साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन पर पीएचडी रांची की उपाधि मिली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कैसे भी सब्सक्राइब करके इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि ये सर्चिंग में और आ जाए ये चैनल, ठीक ना, बिकॉज अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है स्टार्ट किए हुए, 3-4 महीना हो रहा है ना। तो जितना जल्दी आप लोग हो सके वीडियो को शेयर करें और ताकि और भी दोस्त लोग को इनका वीडियो मिल सके, ठीक है, सारे वीडियो। ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लोक कथा और लोकगीत संग्रह करने वाले निम्न में से कौन कौन कवि हैं। लोक कथा और लोकगीत का संग्रह करने वाले का, यहाँ का छूट गया, का संग्रह करने वाले निम्न में से कौन कौन कवि हैं। ऑप्शन नंबर पहला है हेनरिक फ्लोर, यहाँ है रेवरेंड फादर, दूसरा ऑप्शन नंबर बोलता है एल कार्डोन, WG आर्चर। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि लोक कथा और लोक गीतों का संग्रह लिखे हैं, देखिए जे जॉन्स, धर्मदास लकड़ा, HF हंस, फादर पीटर शांति नौरंगी, या फिर 5, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा 5, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी। जो इसमें जो ये सेट में है ना, सभी प्रश्न यूनिक हैं, इसमें जितने भी सेट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं 22 नंबर सेट में एडी झारखंड क्लासेस का, सभी क्वेश्चंस यूनिक और VVI हैं, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोक साहित्य के निर्माण में धर्म का आधार प्राप्त न होता तो उसका इतना सजीव, स्वस्थ तथा सफल होना संभव न था। निम्न में से ई केकर गोइठा के, मतलब यह बात जो है कौन बोले हैं लोक साहित्य के बारे में। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है योगेंद्र नाथ तिवारी, दूसरा पीटर शांति नौरंगी, तीसरा फादर रेवरेंड, चौथा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका जो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लिखे हैं, यानी कि सजीव, स्वस्थ और सफल होना संभव न था जब धर्म ना होता तो। भाई धर्म के बारे में गीता में सबसे ज़्यादा कौन बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण। दैट्स द ट्रिक माय विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी लोग यहाँ देखिए कि यही है कि धर्म के बारे में गीता में कौन प्रचार किए हैं, भगवान श्री कृष्ण किए हैं। तो यहाँ भी कृष्णा जी हैं, यानी कि कृष्णदेव उपाध्याय। धर्म अगर न होता तो आदमी है ना, जो मानव जाति के लोग हैं, न सजीव होता, न स्वस्थ होता, न सफल होता। तो यही बात कौन बोले हैं, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोक चेतना हमेशा किस पर आधारित होती है। देखिए ये सब एकदम यूनिक प्रश्न है, VVI प्रश्न है, ठीक है। लोक चेतना हमेशा किस पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर पहला है समाज की परंपरा, दूसरा परिस्थिति पर, तीसरा केवल एक पर यानी कि ये वाला पर, चौथा 1 और 2 दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा आंसर, यानी कि जो लोक चेतना है ना, वो हमेशा समाज की परंपरा पर और परिस्थिति पर निर्भर करती है, आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही VVI प्रश्न है। लोक साहित्य रचा नहीं जा सकता, लोक साहित्य रचा नहीं जा सकता, यह बादलों की तरह झरता है। हम इसका क्वेश्चन भी बना सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि एक नोट में ही दे देना अच्छा रहेगा। तो जो है लोक साहित्य किसके तरह झरता है, तो यह बादलों की तरह झरता है। और किसकी तरह उगता है, यह घास की तरह उगता है, या नहीं तो अपने क्षेत्र में मिट्टी में पानी ठीक उसी तरह उगता है और फलता फूलता है। मतलब जिस टाइम अपना क्षेत्र में मिट्टी और पानी होता है ना, उसी प्रकार यह जो है घास उगता है, हम लोग का खेती होता है, उसी प्रकार यह लोक साहित्य है और यह उत्पन्न होता है अपने आप लोगों के द्वारा। जैसे जो मिट्टी अच्छा रहेगा अपने क्षेत्र में तो घास भी उगेगा, बादल झरेगा, जिस टाइम बादल जिस प्रकार झरता है उसी प्रकार ये भी लोक साहित्य उभरता है, फलता फूलता है, ठीक है। तो चलिए 7th नंबर पर प्रश्न देखते हैं हम लोग, धर्म लोक जीवन
क्या है निम्न में से? धर्म लोक जीवन क्या है, किस पर आधारित है? ठीक ना, पहला है जीवन, दूसरा प्राण, तीसरा है बल और चौथा है पाप मुक्त और पांचवा ऑप्शन नंबर है 1, 2 और 3। ये पांचवा आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बस आपको याद कराने के लिए दे देता हूँ, बिकॉज ज़्यादा यहाँ ऑप्शन दे देते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए इतना आ सकता है, ठीक ना। तो ये हम आपको सुविधा के लिए देते हैं कि आपको याद हो जाए, है ना, बिकॉज आप तो एग्ज़ाम में देखने को 5 क्वेश्चन मिलेगा नहीं, जो ऑप्शन है 5 मिलेगा नहीं, है ना, इसलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो धर्म लोक है, धर्म जो है ना लोक जीवन का क्या है? तो धर्म लोक जीवन का क्या है? लोक जीवन का जीवन है, प्राण है और क्या है? बल है। ये तीनों है धर्म, ठीक है। कोई भी जैसे मनुष्य लोग का, हम लोग का क्या है? धर्म, हम लोग का प्राण है, बल है और जीवन भी है। क्या चीज़? धर्म। और धर्म पर यह धरती टिकी हुई है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर गांव का नाम गिंजो ठाकुर गांव है? निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर गांव का नाम गिंजो ठाकुर गांव है? ऑप्शन नंबर पहला श्रीलाल रणविजयनाथ सहदेव, दूसरा श्रीलाल राधेश्वर श्यामनाथ सहदेव, तीसरा श्रीलाल बिंदेश्वर महादेव और चौथा ऑप्शन नंबर श्रीलाल किशोरनाथ सहदेव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही नहीं होगा, है ना। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है ना। ये सब क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। यानी कि कौन नागपुरी कवि कर जो नाम है गिंजो ठाकुर गांव, मतलब कौन नागपुरी कवि गांव को नाम गिंजो ठाकुर है, तो ये श्रीलाल किशोरनाथ सहदेव कर गांव के नाम गिंजो ठाकुर गांव नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रचनाकार आदिम जनजाति सेवा मंडल निवारनपुर जिला रांची कर मंत्री रहे? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन रचनाकार आदिम जाति सेवा मंडल निवारनपुर जिला रांची कर मंत्री कभी रहे थे या रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है श्री मधुप कुमार मधुकर, दूसरा श्री भैया राम मुंडा, ऑप्शन नंबर तीसरा श्री लाल राधेश्वर श्यामनाथ सहदेव, चौथा श्रीलाल रणविजयनाथ सहदेव। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो श्री भैया राम मुंडा, जो आदिम जनजाति सेवा मंडल निवारनपुर जिला रांची कर मंत्री रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि वो अच्छा लगता है, बिकॉज इतना मेहनत होता है ना, कम से कम एक सेट बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो आप 4 से 5 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं क्या, है ना। तो आपको पढ़ना है इस बार सीजीएल को एकदम गर्दा धुआं कर देना है। सभी क्वेश्चंस को, जो भी बुक उठाइए ना उसको धुआं कर दीजिए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स खरीदिए, आपको ये लोक साहित्य पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सब झंझट खत्म। पूरा का वन लाइनर है, शॉर्ट नोट्स है, और भी जैसे कि जो लोग मेरे स्टूडेंट्स लोग जो हैं पीडीएफ खरीद चुके हैं, तो उनके लिए भी और जो है और भी वन लाइनर आ रहे हैं लोक साहित्य का। कुछ बच गया था, तो उसको जो ले लिए हैं उनको ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस वो केवल एक मैसेज कर देंगे, ठीक है, अभी नहीं, 1 सप्ताह बाद वो आ जाएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखल पुस्तक नागपुरी लोक साहित्य का द्वितीय संस्करण कब छपलक? देखिए, जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखल पुस्तक है नागपुरी लोक साहित्य, ये सभी लोग जानते हैं, और ये जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल हो या फिर 12th लेवल या 10th लेवल, सभी में यही बुक पढ़ना है, ठीक ना। तो एक द्वितीय संस्करण कब आयल हलक? ये क्वेश्चन बहुत बार, एक आध बार पूछ चुका है और पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 1992, दूसरा 2003, तीसरा 2013 और चौथा 2019। यानी कि भुवनेश्वर अनुज के जो है द्वितीय संस्करण कब आया था? तो बताइए जल्दी। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2003 में भुवनेश्वर अनुज के जो नागपुरी लोक साहित्य है, ये 2003 में द्वितीय संस्करण आया था, ठीक है। बोलिएगा मत। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ना। चलिए, जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सभी प्रश्न यूनिक है और वीवीआई है। अगर आप इस सेट के, ठीक है, 35 एबव अगर सही मार दिए, 30 एबव भी मार दिए ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 30 एबव मार लिए तो, ठीक ना। इस सेट का 40 प्रश्न है टोटल, 36 40 है, 36 है। अगर 30 प्रश्न भी मार लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का,
ठीक है, बिकॉज इसमें जितने भी है ना बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस लाए गए हैं, है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखित पुस्तक है और तृतीय संस्करण कब आलक? ऑप्शन नंबर पहला है 2013, दूसरा 2019, तीसरा 1992 और चौथा 2003। तो इनका जो तृतीय संस्करण आया था 2013 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए, अब आपको हर एक क्वेश्चंस नहीं यहाँ बताए जाएंगे, ये 2 क्वेश्चंस ला दिए गए हैं। तो देखिए अब पूरा ही जान जाइए कि जो नागपुरी लोक साहित्य है भुवनेश्वर अनुज के बुक से, वो प्रथम संस्करण 1992 में आया था, ठीक है। 2003 में द्वितीय संस्करण आया था। 2013 में भुवनेश्वर अनुज का जो नागपुरी लोक साहित्य है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो तृतीय संस्करण था, और 2019 का ही संशोधित है जो अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखित पुस्तक नागपुरी लोक साहित्य में डमकच कर गीत कितना आहे? ऑप्शन नंबर पहला है 32, दूसरा 12, तीसरा 19 और चौथा 42। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 42। यानी डमकच का गीत जो है ना नागपुरी लोक साहित्य में जो कि भुवनेश्वर अनुज लिखे हैं, उसमें डमकच का गीत सिर्फ है 42 गो, ठीक है। और भी सारे बहुत सारे गीत हैं, जैसे पावस हो गया, उदासी हो गया, झूमर हो गया, भजन हो गया, ये सब सारे बहुत हैं, ठीक ना। तो ये सब जब आपको और भी एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हैं ना नागपुरी लोक साहित्य में और सब एक्स्ट्रा कुछ जो है ना वन लाइनर और MCQ यही सब है ना। तो सेट को अवश्य बनाएंगे, है ना, और वन लाइनर आएगा तो ये सब को उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। जनी झूमर गीत कितना है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखित पुस्तक नागपुरी लोक साहित्य में? ऑप्शन नंबर पहला है, देखिए यहाँ जनी झूमर भी है, वहाँ अभी हम लोग क्या बताए डमकच पावस का भी है। तो ये सब हम जब आपको वन लाइनर का जब हम क्वेश्चंस वो कराएंगे पढ़ाएंगे तो उससे आप देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखित पुस्तक नागपुरी लोक साहित्य में झनी झूमर कर गीत कितना आहे? तो यहाँ देख लीजिए, पहला है 19, दूसरा 10, तीसरा ऑप्शन नंबर है 6, चौथा है 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इन चारों में से आंसर नंबर 10, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 2 10 है। यहाँ देखिए ये जो जनी झूमर का जो गीत है नागपुरी लोक साहित्य में वो संख्या 10 है। जनी झूमर गीत की संख्या कितना है नागपुरी लोक साहित्य में? 10 है, याद रखिएगा, एकदम कंठा से याद कर लीजिएगा, है ना। अब आपको ये आपका HW है ना कि जनी झूमर कब और कैसे खेलल जाला ये आपको बताना है ना। चलिए 14 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चंस। निम्न देवल में से रोमन लिपि में कितना स्वर वर्ण होवेला? निम्न देवल में से रोमन लिपि में कितना स्वर वर्ण होवेला? ऑप्शन नंबर पहला है 7, दूसरा है 3, तीसरा 4 और चौथा 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इन चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो रोमन लिपि में स्वर वर्ण कितना है? 5 गो है। याद रखिएगा, ये सब VVI प्रश्न है एग्जाम के लिए, खासकर जो अभी JPSC और जो 11 JPSC और JSSC CGL सबसे ज़्यादा स्पेशल है JSSC CGL के लिए, ठीक है, स्पेशल फॉर द ये सब, ठीक ना। ऑल क्वेश्चन आर यूनिक इस भाग में। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी गद्य के विकास निम्न में से कौन नागपुरी किया है? नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी गद्य के विकास निम्न में से कौन नागपुरी किया है? ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? चलिए तो ऑप्शन नंबर जो है पहला है रघुनाथ निरपति, दूसरा D जान, तीसरा शारदा प्रसाद शर्मा और तीसरा जो चौथा है P इडनेस। तो यहाँ देखिए, यानी कि नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी गद्य के विकास निम्न में से कौन नागपुरी किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 हो जाएगा, P इडनेस जो है नागपुरी गद्य का विकास कौन किया है? P इडनेस। अब बताते हैं गद्य मतलब क्या होता है भाई, आप लोग बताइए। जब हमेशा बताया है गद्य मतलब क्या होता है और पद मतलब क्या होता है, इसमें भी हम आपको ट्रिक बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से हम ट्रिक बता देते हैं। पद हम लोग का पद चरण यानी कि पैर, ठीक है। पद से आप पैर याद रखिएगा। और ये किसका पैर? कविता का पैर। कविता एक नाम की लड़की है और उसका पैर, तो कविता का पद का हम लोग सुमिरन करें, ठीक है। तब तो हम लोग CGL
पास करेंगे अब की, इस बार छोड़ना नहीं है हम लोग को सीजीएल, ठीक ना यार। जब इसका पद मतलब ये हो गया कविता ना, तो फिर गद मतलब ऑटोमेटिकली जान जाइए कि क्या हो जाएगा, कहानी, है ना। तो ये रघुनाथ नृपति, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 पी इडनेस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, है ना। ये नागपुरी लोक संगीत में गोलबारी केकर राग भेद है। नागपुरी लोक संगीत में गोलबारी केकर राग भेद है। ऑप्शन नंबर पहला है जनानी झूमर, दूसरा मर्दानी झूमर, तीसरा डमकज और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मर्दानी झूमर जो है इसका गोलबारी केकर, यानी कि मर्दानी झूमर कर जो राग भेद है केकर है, गोलबारी कर, ठीक है ना। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न देवल में से मति गीत कर उपभेद कौन है। निम्न में से मति गीत कर, तो देखिए यहाँ निम्न देवल में से मति गीत कर, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न देवल में से मति गीत कर उपभेद कौन है। ऑप्शन नंबर पहला है सुमिरन गीत, सुमरनी गीत, दूसरा चौरासी गीत, देखिए यहाँ 84 है, 84 गीत, और तीसरा हकनी गीत, और चौथा हो जाएगा सभी। तो इन चारों में से इसका जो है मति गीत कर जो उपभेद है वो निम्न में से कौन है। जल्दी आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मति गीत कर जो भेद है वो कौन है, ठीक है। ये चारों में से, है ना। तो कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है, चारों यानी कि जो सभी है ये मति गीत कर होता है, ठीक ना। निम्न में से कौन नागपुरी साहित्यकार ठाकुर विश्वनाथ सहदेव नामक नाटक लिखा है हिंदी में, है ना। यानी कि निम्न में से कौन नागपुरी साहित्यकार ठाकुर विश्वनाथ सहदेव नामक नाटक, एक नाटक ही है जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का नाम से वो नाटक लिखे हैं और वो भी हिंदी में, वह नागपुरी कवि नागपुरी साहित्यकार कौन है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला है बसंत कुमार तिर्की, दूसरा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, तीसरा श्रवण कुमार गोस्वामी और चौथा कलावती ओहदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है कलावती ओहदार, यानी कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो हैं नाटक नाम से एक नाटक लिखे हैं जो कि हिंदी में लिखे हैं, है ना। तो ये सब प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो और भी एडी झारखंड क्लासेस का प्लेलिस्ट में जाइए और ऐसे भी बहुत सारे एमसीक्यू अभी तक बता दिए गए हैं। इसके अलावा अभी तक तो 21 हुआ है, कम से कम ये सेट कम से कम तो 70-80 सेट जाएंगे, है ना। और सब बुक से, कहीं अफवाहों से नहीं जाएगा, ये बुक से ही जाएगा, है ना। तो आप अगर अभी तक पूरे नागपुरी का PDF ना खरीदे हों तो ज़रूर से ज़रूर खरीद लेंगे, ताकि आपको इस बार सीजीएल निकालने में यह बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। 95% आप लैंग्वेज पेपर में तो ज़रूर से ज़रूर लाइएगा, उतना क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर दीजिएगा अगर एडी झारखंड क्लासेस का पूरा वीडियो आप देख लिए तो। बस अभी थोड़ा सा प्रचलित नहीं हुआ है, ठीक ना। ये स्टार्टर है, स्टार्टिंग है ना। क्योंकि जब शुरू में ही देखता है ना, कह रहे इसका तो ज़्यादा सब्सक्राइबर ही हुआ नहीं हुआ है ना, तो आदमी नहीं देखता है कि इसका तो हुआ ही नहीं है तो इसका ख़राब होगा। पहले आप क्वालिटी मिला लीजिए, पढ़ कर देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा, है ना। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं दिया यूट्यूब पर, मैं अपने आप का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं दिया। और मुझे अफसोस यह बात का है कि बस 3, 4, 5 महीना हुआ है और अभी तक बस इतना ही सब्सक्राइबर है, 550 लगभग है ना। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। सोच लीजिए कि इतना कम सब्सक्राइबर होते हुए भर में इतना क्लास दे रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ज़रूर, है ना। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स का भला हो, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलें कि सर हम PDF के लिए पैसा नहीं दे सकते, उनको भी हम ऐसे ही सिर्फ मात्र 1 रुपया लेकर उनको PDF प्रोवाइड किए हैं। क्यों? बिकॉज उनका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, गरीब भी पढ़े और जो अमीर है वो भी। और आप सोच रहे हैं कि अभी के दिन में 99 रुपया कौन मतलब किसके पास नहीं होगा। तो भाई जब स्टूडेंट लाइफ होता है ना, तो 5 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसे दिखावा में ज़िंदगी कुछ नहीं होता है। जो हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रांची हो पटना हो, उनके जेब में लास्ट मंथ का मतलब कभी भी बहुत कोई स्टूडेंट होते हैं जिनके पास वो भी नहीं होता है, बहुत कष्ट से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो कि मेरे साथ भी कभी गुजर चुका है। तो
इस बात को जब मैं सोचता हूँ ना तो ये फील करता हूँ कि नहीं, ऐसा किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे भी गुरु मुझे हेल्प किए थे, है ना। चलिए तो अभी जो है 19 नंबर को प्रश्न अभी पढ़ते हैं हम लोग। 19, मैना, जो मैना है कौन लिंग कर उदाहरण है के, मैना कौन लिंग कर उदाहरण है के। 19 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा उभयलिंगी, और ऑप्शन नंबर जो है चौथा बेलिंग। ठीक है, बेलिंग। देखिए यहाँ ये, अब ये जो क्वेश्चन है नोट में, ये तो नोट है, क्योंकि आपको यह बात याद हमेशा रखना जरूरी है कि उभयलिंगी जो वर्ड होते हैं, जो नागपुरी में कुछ वर्ड होते हैं जो रिपीटेशन होते रहता है और ये कभी कभी पूछ देता है ना। यहाँ क्या पूछा है, देखिए ये उदयलिंग नहीं उभयलिंग है, ठीक ना। उभयलिंग जो हमेशा अपवाद में ही आता है, जैसे कि निम्न में से इतने उभयलिंग है, बस इतना आप याद रख लीजिए, आपको ये सब इनफ होगा। एक भैंस भी है, भैंस इसमें नहीं है। छुआ आदमी है, छुआ भी है और आदमी भी है, ये सब उभयलिंगी है, जो कि दोनों में आपको कुछ परिवर्तन नहीं बुझाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसको स्त्रीलिंग कहें या पुल्लिंग कहें, तो वह उभयलिंगी में आ जाता है। मतलब कि दोनों कहा जा सकता है, वो उभयलिंगी कहलाता है, ठीक ना। वह लिंग जो मतलब उभयलिंगी में, यह कुछ उदाहरण जैसे गरु, छगरी, बिलाई, मछली, खखरा, पेपला, कछुआ, पड़की, लांभा, मूसा, कुकुर, सांप, जोंक, चिमटी, पिलवा, चिड़रा, दिया और सियार, यानी कि इतने सारे उभयलिंगी हैं। ये सबको रट्टा मार दीजिएगा। एक मूसा भैंस है, ठीक ना, मूसा भैंस, छुआ आदमी, ठीक ना, ये सब याद कर लीजिएगा। ये जो हम बोले हैं वो भी लिख लीजिएगा इसमें, है ना। तो ये सब जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और आपको उभयलिंगी पूछेगा तो इन्हीं में से किसी से पूछेगा। और हाँ, जिसका ये अर्थ मालूम ना हो ना, उसका अर्थ मालूम पूछिएगा, या तो फिर अपने से सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आपसे यह पूछा जा रहा है कि चिड़रा कर माने क्या होगा, और लांबा हो गया, और देखिए और कुछ कौन पूछने लायक है, पेपला कर माने का हो जाला। ये सब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क। ये हो गया पेपला कर माने, खखरा कर माने, और जो होता है चिमटी कर माने का होता है, चिड़रा कर माने का होता है, और दिया कर माने का होता है। ये सब अभी लांभा, पड़की, ये सब आप अभी बताएंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वाइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाना क्या कहलाता है। वाइन, 20 नंबर प्रश्न, वाइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला है अक्रांत पुल्लिंग शब्द, दूसरा भिव्याय प्रश्न है ये इक्रांत पुलिस, यहाँ पुल्लिंग शब्द, यहाँ देखिए अक्रांत है, यहाँ इक्रांत है, ठीक ना। अब यहाँ आकारांत है, यहाँ तीसरा ऑप्शन नंबर क्या है आकारांत पुल्लिंग शब्द। चौथा ओक्रांत है, ओक्रांत पुल्लिंग शब्द। आप लोग सोच रहे हैं ये कैसा है क्वेश्चंस। अरे ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि अक्रांत पुल्लिंग निम्न में से कौन शब्द है के, ठीक ना। पढ़े रहिएगा तभी तो दीजिएगा। अरे एडी झारखंड क्लासेस में सिर्फ आपको यूनिक ही क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले बताइए कि वाइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाना क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग रूप में लाना कौन सा पुल्लिंग कहलाता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। इसको जो वाइन प्रत्यय है ना, उक्रांत पुल्लिंग शब्द में वाइन प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे साधु तो सधुवाइन, है ना। जैसे साधु वर्ड का आपको पूछ दे कि साधु वर्ड कर उक्रांत पुल्लिंग शब्द निम्न में से का होई, एगो साधुन दे देगा, एगो साधीन देगा, एगो सधुवाइन दे देगा, तो आप वहाँ सधुवाइन मारिएगा, ठीक है ना। बिकॉज वाइन प्रत्यय जोड़ के उक्रांत पुल्लिंग शब्द ही बनाया जाता है ना। चलिए अब हम लोग नोट में हम लोग इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। बिकॉज जानना बहुत ज़रूरी होता है। और 5 ये है, एक नहीं है 5 गो है नोट में, ठीक है। तो ये सब अभी कोई बताने वाला है नहीं, बिकॉज सब पैसा कमाने के चक्कर में है, ठीक ना। तो इस बात पर ना ध्यान देंगे। मेरा कोई वो नहीं है, बस लोभ नहीं है, बस हम ये चाहते हैं ना कि मेरा भी कुछ पहचान हो, ठीक है ना। चैनल में इसलिए बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। यहाँ देखिए, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और वो लेते इसलिए हैं ताकि वो पीडीएफ का इज्जत करे। अदरवाइज वो इज्जत नहीं करेगा पीडीएफ का। कोई भी स्टूडेंट को अगर फ्री प्रोवाइड करे ना तो वो इज्जत नहीं करेगा। गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए, हाँ, अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन पूरा होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना। यहाँ देखिए अक्रांत पुल्लिंग शब्द, अक्रांत पुल्लिंग शब्द में क्या क्या चीज लगता है, जेकर में ई, इन और आइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनावल जाइला उके अक्रांत पुल्लिंग शब्द बोलल जाइला, ठीक है।
यहाँ देख लीजिए, जैसे ई में जोड़ेंगे तो दास जो है दासी बन जाएगा, इन जोड़ेंगे जो प्रत्यय का कैसे यूज होता है ना, बाघ में जोड़ेंगे तो बाघिन हो जाएगा, और आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पंडित में जोड़ेंगे तो पंडिताइन हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो आरोह है ये ई इन आइन जब प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं ना तो उसको अक्रांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से अक्रांत पुल्लिंग शब्द कौन है के, तो आपको ई इन आइन अगर दे दिया जाए तो आप क्या लिखिएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर एग्जाम्पल उदाहरण देकर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आकारांत पढ़िए, है ना, जिसमें ई प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। यहाँ स्त्रीलिंग होगा, ठीक ना, प्रत्यय नहीं होगा, स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे कि नाना जो है नानी हो गई, ठीक है, बड़का जो है बड़की हो गई, तो यहाँ बड़की ई हो रहा है ना, नाना नानी ई हो रहा है, तो वही ई प्रत्यय जोड़ के जो स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है उसको आकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। अब चलिए इकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में जानते हैं। जेकर में इन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनावल जाइला उके इकारांत पुल्लिंग शब्द कहल जाइला। जैसे कि तेली में अगर हम इन जोड़ेंगे तो तेलिन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार यह बनता है, और भी सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इसी से जो इन वाले प्रत्यय हैं उसको जोड़कर इकारांत पुल्लिंग शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, और है तो आप एक इकारांत पुल्लिंग शब्द कर जो है एक उदाहरण लिखकर भेज दीजिए। ठीक है, कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने से उत्साह बढ़ता है यार, आप लोगों को कितना बताया जाए, जरूर से जरूर कमेंट करें। अब चलिए उक्रांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ते हैं। जेकर में वाइन प्रत्यय जोड़ के, जो हम अभी तुरंत बताए हैं, जैसे कि साधु कर वाइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, स्त्रीलिंग रूप बनाने में, है ना। अब चलिए अक्रांत के बारे में पढ़ते हैं। अक्रांत पुल्लिंग शब्द के कहल जाइला, तो भाई अक्रांत पुल्लिंग शब्द देख लेते हैं के कहल जाइला, है ना। चलिए तो अभी हम अक्रांत जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जेकर में इका प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनावल जाइला। इका, आकारांत इका, ये सब याद रखिएगा। जैसे कि अध्यापक तो अध्यापिका हो जाएगा, लेखक तो वह लेखिका हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार देख लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राघव, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। राघव नागपुरी गाना बेस गावेला, कौन वाच्य है। राघव नागपुरी गाना बेस गावेला, कौन वाच्य है। ऑप्शन नंबर पहला है कर्तरीवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा जो है सभी। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कर्तरीवाच्य। बिकॉज जो भी यहाँ कर रहा है ना, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अधिक प्रभाव देख लीजिए कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि राघव जी पर पड़ रहा है यहाँ, यानी कि राघव ही नागपुरी का गाना भी गा रहे हैं और अच्छा गाना भी गा रहे हैं, ठीक ना। दोनों कार्य हो रहा है किस पर, राघव पर। तो यहाँ जिस पर जोर ज़्यादा पड़े ना वही वाच्य कहलाता है। अगर दूसरा से हम करवाते ना, जैसे कि मैं उससे करवाया, मैं सुरेश से सब्जी मंगवाया, तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा, मतलब दूसरा से कर्म करवाए, है ना। तो इस प्रकार, और जिसमें चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है। संरचना कर आधार पर क्रिया कर कितना भेद होवेला। संरचना के आधार पर क्रिया कर कितना भेद होवेला। ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी संरचना के आधार पर, जो संरचना है उसके आधार पर क्रिया 5 भेद का होता है। ठीक है, अब 5 भेद यह कौन कौन सा है भाई, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। हम लोग नोट में क्यों लाते हैं, क्योंकि आप लोग को ये पता रहे कि वह क्रिया कौन कौन है जो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा। अगर पूरा क्रिया पढ़ना हो ना तो आप AD झारखंड क्लासेस का प्लेलिस्ट में जाइए, मैराथन क्लास ग्रामर का है, ठीक ना। 5 घंटे की क्लास है ग्रामर का और 5 घंटे का है ग्रामर सेट का, तो वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो पहला है साधारण क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, और तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। ये सब अगर इसके बारे में जानना हो तो आप 5 घंटे का जो क्लास है वो आप देख ले, आपका नैया पार हो जाएगा। और इस बार CGL JSSC CGL आपका मुट्ठी में, ठीक है ना। क्योंकि
मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये आपको हंसी लग रहा होगा, मजाक, लेकिन दैट्स द रियल थिंग। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी ओरिजिनल में मेहनत करते हैं ना, मोटिवेशन का लाइन बस यही होता है, अरे थक कर कभी हारना मत, हार कर कभी थकना मत, उठो जागो और अपने काम में लग जाओ, है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी सदानी बोली व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण में पीटर शांति नौरंगी क्रिया विशेषण कर कितना भेद बतलाए हैं। ठीक है, जो नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण में है, ये है बोली का व्याकरण, उसमें पीटर शांति नौरंगी क्रिया विशेषण कर कितना भेद बताए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 5, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो है पीटर 5। ठीक है, सदानी बोली व्याकरण में क्रिया विशेषण को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, वह 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा दिशावाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और पांचवा और लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन खन निम्न में से कौन समासक है? कौन खन, गुणनखंड नहीं बोल रहे हैं, कौन, क में ओ की मात्रा को और न खन। ठीक है, ये निम्न में से कौन समासक है? ऑप्शन नंबर पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अवयवी भाव समास और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 24 का जो है ऑप्शन नंबर 3 अवयवी भाव समास है कौन खन। और ये पूरा अगर व्याकरण अगर पूरा पढ़ना है तो फिर से बोल रहे हैं कि आप पूरे मैराथन क्लास है वो पढ़ लीजिएगा, तो व्याकरण में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक, यहाँ तक कि वो 5 घंटे में 150 क्वेश्चंस जो ग्रामर का भी है वो भी ऐड कर दिया गया है, और अलग से भी 5 घंटे का ग्रामर का सेट का क्लास है। ठीक है, वो सभी कर लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पूरे जोश और होश के साथ। अरे बोर नहीं ना हो रहे हो? कमेंट में बोलिए, आप लोग कोई तो बोर नहीं ना हो रहे हो? नहीं, हम लोग को अब की इस बार CGL को मुट्ठी में कर लेना है, अब की एक सीट तो ले ही लेना है, कुछ भी हो। 961 में से एक सीट चाहिए ही चाहिए, है ना। नागपुरी में स्वर संधि कर कितना उपभेद होवेला? नागपुरी में स्वर संधि के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? संधि के बारे में, है ना। तो यानी कि नागपुरी में स्वर संधि कर कितना उपभेद होता है? ऑप्शन नंबर पहला है 7, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्वर संधि का जो भेद होता है वो भेद होता है 5 होता है। ठीक है ना, किस में? नागपुरी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह 5 कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा यन संधि और पांचवा ययादि संधि। और ये सब टोटल जानना हो तो जरूर आप वो मैराथन क्लास देखिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि ये सब VVI प्रश्न है। ये क्वेश्चन तो आ गए हैं, ठीक है, उसी पर आधारित एक प्रश्न और दिए हैं हम। नागपुरी में उदाहरण चिन्ह निम्न में से कौन आहे? नागपुरी में उदाहरण चिन्ह निम्न में से कौन आहे? देखिए, पहला है ये वाला होगा, दूसरा है ये साइनिंग। जब हम नाम बता ही देंगे तो आप लोग तो भाई आप लोग तेज है ना, तुरंत बता दीजिएगा, इसलिए हम नाम नहीं बोल रहे हैं, बस दूसरा तीसरा ऑप्शन इसमें बोल दे रहे हैं। देख लीजिए, ऑप्शन को सही तरह से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है, तो इन चारों में से जो है आंसर कौन हो जाएगा? तो उदाहरण चिन्ह जो है इसको बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को तो ये भी नया लगा होगा कि उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं, है ना। तब देखिए नेक्स्ट क्या क्या जो हम लोग चिन्ह होता है उसको क्या क्या बोलते हैं। इस प्रकार के जो साइनिंग होता है ना उसको विवरण चिन्ह बोलते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो इस पर ये सब आप रट लेंगे। साइनिंग भी होता है जो कि आप कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना है आपको, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? वही उदाहरण चिन्ह। तीसरा को बोलते हैं अर्धविराम। एक ऐसे करके ऐसे सेमी कॉमा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम, है ना। और एक अल्प विराम, थोड़ा समय के लिए विराम, है ना।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये सेट का जो क्वालिटी है कैसा लग रहा है, ये भी बताइएगा कि आपको ये सेट आसान लगा या थोड़ा सा हार्ड लगा। औरों सेट से यह बहुत ही अलग सेट है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये बहुत ही अलग सेट है ना, इसको स्पेशल ढंग से बनाया गया है डीपली और पढ़ के, है ना, और ऐसे ही सेट आते रहेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए बीच बीच में 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, लाई और के कौन कारक कर, यहाँ और नहीं होगा कर है, कर विभक्ति है। लाई और के जो है कौन कारक कर विभक्ति है, ऑप्शन नंबर पहला अपादान कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा करण कारक और चौथा कर्म कारक। ठीक है, तो इन चारों में से इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है संप्रदान कारक। जैसे लग इन लाई के, है ना, लग इन लाई के संप्रदान कारक कर विभक्ति है। एगो लगिन भी है ना, तो उसको भी याद रखिएगा, जो लगिन है उसको भी याद रखिएगा, लगिन लाई और एक के, है ना। तो ये तीनों को याद रखिएगा जो संप्रदान कारक कर विभक्ति है। और आपका होमवर्क है कि अपादान कारक कर विभक्ति निम्न में से यानी कि कौन होएला, ये आप लोग जरूर बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक युग में कुछ विद्वान मन लोग अर्थ के आधार पर संज्ञा कितना भेद बताया है, संज्ञा कर कितना भेद बताया है। ठीक है, संज्ञा कर कितना भेद बताया है। ऑप्शन नंबर पहला है 5, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि 3 में क्या है, 3 ही है, यानी कि संज्ञा को 3 भेद बताया है। कौन, आधुनिक युग के विद्वान मन लोग, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक लोग के विद्वान मन लोग संज्ञा को कितने भागों में बांटा है, तो आप बोलिएगा 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना। ए भैया चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नागपुरी भाषा में रचना के आधार पर वाक्य, यहाँ रचना बोला जा रहा है, एक्चुअली रचना हो गया तो कभी कुछ आधार पर होता है। तो ये सब आप हमेशा एग्ज़ाम में जाइएगा ना, तो क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन को हमेशा बोलते हैं ना, एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम जाने से पहले एक वीडियो डालेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। उसमें हम ये भी सिखाएंगे कि तुक्का कब मारा जाता है, कैसे मारा जाता है, और अधिक से अधिक मार्क्स लाया जाता है ना, कैसे लाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये कोई अंधवारी भी तुक्का नहीं लगाया जाता है, तो उस टाइम सब बता दिया जाएगा एग्जाम जाने से पहले। तो नागपुरी भाषा में रचना के आधार पर वाक्य कर कितना उपभेद, तो इसका चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं कितना प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है 3, दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य कर कितना उपभेद होवेला। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि जो रचना के आधार पर बताया गया है वाक्य को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में रहे, है ना, नहीं तो ऐसे ही बता देते तो आपका भी माइंड में नहीं आता कि कौन से वाक्य हैं भाई। तो ये इसलिए बता दिए जाते हैं कि ये आपके माइंड में रहे। और सरल वाक्य के बारे में जानना है चाहे संयुक्त वाक्य के बारे में जानना है तो आप ग्रामर देख लें, ग्रामर का वीडियो, है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नागपुरी काव्य में झारखंड दर्पण निम्न में से कौन नागपुरी लिखा है ना, कौन नागपुरी लिखा है। ऑप्शन नंबर पहला है लाल रंग विजयनाथ सहदेव, दूसरा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, तीसरा श्री प्रफुल्ल कुमार राय और चौथा सीडी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीडी सिंह जो हैं झारखंड दर्पण लिख चुके हैं। यह क्वेश्चन एक बार आ गया है ना, आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरे गद्यात्मक होते हैं तथा लघु होते हैं, ई कथन केकर है। ऑप्शन नंबर पहला है भुवनेश्वर अनुज, दूसरा उपेंद्र पाल नाहन, तीसरा डॉक्टर सत्यागुप्त, तीसरा डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सत्यागुप्त, है ना। ये क्या बोले हैं मुहावरे के बारे में कि यह गद्यात्मक भी होते हैं और लघु भी होते हैं, है ना। तो ये सब
ये वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, कभी कोई कोई वो देखने समय ही याद कर लेना चाहिए, बिकॉज बाद में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन का जो था क्वालिटी कैसा था और किस प्रकार का क्वेश्चन और आपको कैसा लगा। सबसे मैटर करता है कि ये क्वेश्चन जो है और ये एडी झारखंड क्लासेस का जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा, ये भी कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, है ना। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इसको जितना से जितना हो सके आप प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और उत्सुकता बढ़े, है ना। 32 नंबर, 2016 में नागपुरी का कौन साहित्यकार राजकीय सम्मान कर संगे अंत्येष्टि करल जाए रहे। मतलब कि 2016 में ऐसे कौन नागपुरी साहित्यकार हैं जिनका राजकीय सम्मान के साथ साथ उनका अंत्येष्टि भी किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा डॉक्टर बीपी केसरी, तीसरा जय गोविंद मिश्र और चौथा भुवनेश्वर अनुज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डॉक्टर बीपी केसरी का जो है 2016 में इनका राजकीय सम्मान भी किया गया था और इनका अंत्येष्टि भी किया गया था, है ना। और जब आप ये बीपी केसरी के बारे में अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बीपी केसरी का बनाया गया है, वो कब जन्म लिए थे, कहाँ जन्म लिए थे और कौन कौन से उनको पुरस्कार मिला है, ये सब सारे वीडियो देखने के लिए ज़रूर में देखें। ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिएगा कि बीपी केसरी लिखा हुआ होगा ऊपर ही थंबनेल में ही, है ना। तो उसमें आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। और यह वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आएगा 137, 138 क्वेश्चन, 139 का, तो वो देखिएगा, उसमें सारा नागपुरी एमसीक्यू और नागपुरी क्लास से भरा हुआ है। तो वो ज़रूर जब आप वीडियो लास्ट कीजिएगा ना, हाँ, तो उसमें प्लेलिस्ट 3-4 प्लेलिस्ट आएगा, वो सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। वो सब वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं, आपके 95% से अधिक मार्क्स लाने के चांस है। आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज आप खुद से बुक पढ़िएगा और एडी झारखंड क्लासेस का जो नोट्स पढ़िएगा, वो जो है आपको एडी झारखंड क्लासेस है ना, वो बेस्ट लगेगा कि दैट्स द बेस्ट क्वालिटी, है ना। अभी तक किसी ने नहीं वैसा क्वालिटी दिया है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। खोपा में खोसल झीका, मांग में लौके टीका, कान में कुंडल झूमे बाला, दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर कला। सबसे पहले बताइए कि ये जो पंक्ति है ना, कौन कविता से लिया गया है, ठीक है। ये कौन कविता से लिया गया है, बनकेवरा भागवन। ये आपका HW हुआ। आप लोग देखते हैं कि डेली हम क्वेश्चन पूछते हैं HW, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताते ही नहीं हैं। अरे आप लोग बताइए, बनकेवरा भागवन से है, इतना आसान है। जब आपको बनकेवरा भागवन का कविता ही नहीं है आपको अच्छा से याद है तो कैसे होगा। कम से कम कविता से तो आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो उसको कम से कम कंठ से याद रखिए, है ना। टोटल पूरा बनकेवरा भागवन से 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 से 30 क्वेश्चन नागपुरी लोक साहित्य से पूछेगा, 20 से 25 ग्रामर से पूछेगा, लोक संगीत से कुछ पूछ लेगा। आपका तो सब यही खत्म हो गया। तो आपको ध्यान देना है जी, नहीं तो कैसे फिर होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बताइए कि कविता जो है कहाँ से लेवल गया है, जो पंक्ति। दूसरा, कुंडल, खोपा, लहठी और खंभिया पर कलाकर माने का होवेला। देखिए तो क्या होता है, तो यह सब सही है या गलत, ये आप लोग बताइएगा। हाथ कर कलाई में पिंधे वाला गहना को क्या कहा जाता है, लहठी कहा जाता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है लहठी कहा जाता है, या फिर केस में खोसे वाला गहना को झीका, ठीक है। बाह में पिंधे वाला गहना को खंभिया, और चौथा आईना, यानी कि आईना को परकला कहते हैं, परकला को आईना। क्या यह सब सही है? यस, सब सही है, ठीक ना, सब सही है। तो यहाँ देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है। ये जो 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ये CGL के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तक जो थे ये कॉमन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण थे, है ना। लेकिन आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट है, ताकि आपको जो है ना, आप कोई भी नागपुरी लैंग्वेज पेपर का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा वो, है ना। तो प्लेलिस्ट जाकर नागपुरी, यहाँ से आप जो CGL नहीं तैयारी कर रहे हैं वो आगे बढ़ाकर भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। तो यह सब सही है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। निम्न में से कौन नागपुरी कविता वीर रस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला है चांद मुस्काए, दूसरा बसंत, तीसरा आह्वान और चौथा ऑप्शन नंबर क्या है इसका, जो है ऑप्शन नंबर, जो चौथा ऑप्शन नंबर है, देख लीजिए यहाँ क्या है, कोयल, और पांचवा है माई कर दुलार। तो इन पांचों में से इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो आह्वान है। जो आह्वान ही जो ऐसा कविता है जो वीर रस में लिखा हुआ है, ठीक है।
और यह बताइए कि माई कर दुलार, ये आपका SW है, माई कर दुलार और कोयली, ये दोनों का बताइए कि माई कर दुलार कौन राग में लिखल गया है और कोयली जो है कौन राग में लिखा गया है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर, ठीक है। बिकॉज जो ये होता है ना, ये क्वेश्चंस ही आपके लिए लिखा जाता है ताकि आप उसको सॉल्व कर सके। और हाँ, इसमें बसंत में आप बताइए कि बसंत जो है पद कितना है बसंत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह खेती कारने भूमि खनने गोई साजन, साज इन सिरे कूड़ी घात लागे दारूने, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल के। ऑप्शन नंबर पहला है माई कर दुलार, और दूसरा है कि कोराम्बे वासुदेव राय, तीसरा धरती है रतन, चौथा तोर बिना। तो इसका इन चारों में से आंसर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है कोराम्बे वासुदेव राय, इनका जो है कोराम्बे वासुदेव राय से यह जो कविता लिया गया है। तो ये बताइए ये सब सारे प्रश्न आपको कैसे लगे, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। चलिए 36 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, आप प्लेलिस्ट में अभी तक लास्ट तक देखिएगा जरूर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। निम्न में से डायन के कहल गेल के। ऑप्शन नंबर पहला है बुधनी, दूसरा भौजी, तीसरा रत्नी, चौथा है 1 और 2, और पांचवा है 1 2 3। तो यहाँ मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मुझे बताइए यहाँ। तो ये कोई नहीं होगा, बस यहाँ देखिए, जब रत्नी को डायन कब बोला गया था, जब वो आसाम चाय बागान से आई थी ना, तो उसका पति हाथी के खुर दबा दिया था, हाथी अपना खुर से दबा दिया था और मर गया था। तो जब वो घर आई थी अपना मायके, तब उसको बोला था कि तू डायन है, तुम अपना पति को खा गई। तो वहाँ डायन गया बोला गया था, ठीक ना। बस केवल ये 3 को, है ना, और किसी को नहीं बोला गया था, केवल 3। और एक और है बनकेवरा भागवन में, जो कि बिरसी को बोला गया था, बिरसी को, जो इतवारी के बच्चा को ऐसा अबजस लगाया गया कि इतवारी के बच्चा के तू ही खैले है ना। अब यह कौन बोला था कि इतवारी के बच्चा के बिरसी खाई है, यह कौन बोला था, है ना। कमेंट सेक्शन में ये भी बात कमेंट करें। और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में अभी आपका तुरंत शो होगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा फुल वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 95% से अधिक मार्क्स लाइए, ठीक है। धन्यवाद।